Good evening, guys. Today I will discuss the topic the Anglo Saxon period, which is started from 450 to 1066. Before starting this topic, I request you please subscribe my channel. Celts, Britons, tribes live in Britain. ठीक है, एक केल्ट्स ट्राइब्स थी ब्राइटन्स के नाम से, वो ब्रिटेन में रहती थी. रोमन्स कम विथ क्रिश्चियनिटी, leave the place to suffer from Picts and Scoti. There are two tribes, Picts and Scoti, and they attack again and again on the Britain. So by this reason, Roman leave this place. ठीक है, जो रोमन्स थे उन्होंने उस प्लेस को छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? बिकॉज पिक्ट्स एंड स्कूटी नाम की जो ट्राइब्स थी वो बार बार ब्रिटेन में अटैक किया करती थी. अभी तक इसका नाम लंदन नहीं था, ब्रिटेन था. इंग्लैंड नहीं था, ब्रिटेन था. ओके. Angles, Saxons and Jutes. There are three types. Germanic tribes come from northern Germany. ठीक है, ये थ्री ट्राइब्स आई जो कि जर्मनी की ट्राइब्स थी, नॉर्दर्न जर्मनी से आई. क्यों आई? बिकॉज जो ब्राइटन्स जो केल्ट्स थे, उन्होंने जब रोमन्स चले गए तो ब्रिटेन्स स्वयं की सेफ्टी चाहते थे. किससे? पिक्ट्स एंड स्कॉटी से. इसलिए उन्होंने एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स को बुलाया. ठीक है, तो जो एंगल्स थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, जो सैक्सन्स थे वो सैक्सन्स के थे, ज्यूट्स जो थे वो डेनमार्क से आए. अकॉर्डिंग टू द गिल्डास, 6th सेंचुरी ब्रिटिश मॉन्क. गिल्डास कौन थे? 6th सेंचुरी ब्रिटिश मॉन्क. इनके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि व्हेन ब्रिटेन फेस्ड मेनी अटैक फ्रॉम द पिक्ट्स एंड स्कॉटी. पिक्ट्स ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्कॉटलैंड के थे एंड स्कॉटी थे आयरलैंड के. ठीक है. अग्रीड दैट सम लैंड इन द ईस्ट ऑफ सदर्न ब्रिटेन वुड बी गिवन टू द सैक्सन्स इफ सैक्सन्स वुड डिफेंड द ब्रिटन्स अगेंस्ट अटैक फ्रॉम द पिक्ट्स एंड स्कॉटी. ओके. So here is highlighted that many time attack which is done by Picts and Scoti in Britain. So by this reason जो ब्रिटॉन्स थे, जो केल्ट्स थे, उन्होंने इन लोगों को बुलाया, किसी एंगल, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स को, और वो एग्रीड हुए थे अपने कुछ लैंड देने के लिए. कौन सा लैंड? ईस्ट ऑफ सदर्न ब्रिटेन का. ठीक है. इसके बदले में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लालच दिया कि अगर आपने मेरी सेफ्टी की तो मैं इसके बदले में आपको कुछ लैंड दे दूंगा जो कि रिलेटेड है ईस्ट ऑफ सदर्न ब्रिटेन से. ठीक है. और पिक्ट्स एंड स्कॉटी से इन्होंने एंगल, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स ने डिफेंड किया ब्रिटॉन्स को, और आफ्टर दैट इन्होंने खुद ही जो ब्रिटॉन्स थे उनको बाहर कर दिया. ठीक है. द नेम सैक्सन्स फ्रॉम सैक्स असॉल्ट स्वॉर्ड मीन्स द स्वॉर्ड मैन, and from the name we may judge something of the temper of the hardy fighters who preceded the Angles into Britain. जो सैक्सन्स थे वो सियाक्स एंड सैक्स जो कि कहा जाता है, इनका जो नेम बना हुआ है वो सियाक्स एंड सैक्स से है. इसका मतलब होता है सॉल्ट स्वॉर्ड. ठीक है. स्वॉर्ड मीन्स तलवार, मतलब छोटी सी तलवार, मीन्स द स्वॉर्ड मैन. इसलिए आप समझ सकते हो कि इनका क्या मतलब है कि स्वॉर्ड मैन मतलब ये बहुत ब्रेव पर्सन माने जाते थे. एंड फ्रॉम द नेम वी मे जज, और हम जज कर सकते हैं इनके नेम से, चूँकि सैक्सॉन बना हुआ है सियाक्स एंड सैक्स सॉल्ट स्वॉर्ड से, तो इन सारे नेम से हम जज कर सकते हैं कि इनका टेम्पर कैसा रहा होगा. इनका टेम्पर बहुत हार्डी फाइटर्स टेम्पर था. The Angles were the most numerous of the conquering tribes, and from them the new home was called England. Slowly changes this became first England and England. ठीक है. तो जो एंगल्स थे वो न्यूमरस टाइम बार बार जो कंकरिंग करते थे ट्राइब्स पे, और इसकी वजह से उनका जो होम था वो मतलब उन्होंने पूरा बार बार अटैक किया, उन ट्राइब्स को उन्होंने बार बार डिफीट किया, और इस वजह से उनका एक होम लैंड बन गया, और उस होम लैंड का नाम था एंगल लैंड. ठीक है. और धीरे धीरे इसी को लोग जब प्रोनाउंस करने लगे तो वो चेंज होकर एंगल लैंड हो गया, और इसी का प्रोनाउंसिएशन का एक रिजल्ट सामने आया जिसका नाम था इंग्लैंड. तो जहाँ पे एंगल्स रहते थे उस प्लेस को कहते हैं इंग्लैंड.
In the 16th century, when the old name of English men clung to the new people resulting from the union of Saxons and Norman, the name Anglo-Saxons. ठीक है, तो 16th century वो वाला 16th century नहीं हम लोग का रेनेसा टाइम का, but here in the 16th century when the old name of Englishmen clung to the new people resulting from the union of Saxons and Norman, the Anglo-Saxons. ठीक है, और इन लोगों का जो है मिक्स टुगेदर जब नाम लिया गया तो इसी वजह से इस पीरियड का नाम हमने कहा है एंग्लो सैक्सन्स पीरियड. ठीक है, और वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द नेशनल सेंस बाय द स्कॉलर्स कैम्डेन. कैम्डेन ने इसका सबसे पहला नेशनल सेंस में यूज़ किया इन हिज बुक किस में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में. ठीक है, तो एंग्लो सैक्सन का नाम सबसे पहले किस में लिया गया है, किस बुक में, तो कैम्डेन स्कॉलर था एक, उसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन और वहीं पे लिया गया. ठीक है, स्लोली केल्ट्स मूव्ड अवे फ्रॉम ब्रिटेन एंड स्टे इन द वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड. जो केल्ट्स थे वो एंग्लो सैक्सन्स जो पर्सन थे उनके थ्रू इनको बाहर कर दिया गया और वो लोग जो है ये ब्रिटेन से बाहर जाके वेल्स, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में रहने लगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ वी सी द लिटरेचर. व्हाट इज़ द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड्स. ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड्स. बीवुल्फ वेरी फेमस एपिक है इस टाइम का, कंप्लीट वर्क माना जाता है, ग्रेटेस्ट एपिक हीरोइक पोएम है. इट बिगिंस विद अ प्रोलॉग, ये प्रोलॉग के साथ स्टार्ट होती है. ट्रांसलेशन इसका जो किया गया मॉडर्न एज में वो किसके थ्रू किया गया है, विलियम मॉरिस. ठीक है, एंड सीमस हीने के थ्रू. दोनों फ्रेंड थे और उन्होंने जो है बीवुल्फ का ट्रांसलेशन किया मॉडर्न एज में. ठीक है, ताकि हम इसे पढ़ सकें और इसके जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ लिखे गए हैं उनको समझ सकें. विटसिथ, इट्स कंपोजिशन एंड राइटर्स आर अननोन. ठीक है, एक विटसिथ नाम का वर्क लिखा गया इसी पीरियड में, एंग्लो सैक्सन पीरियड में. डियोर्स लेमेंट, डियोर इज अ मच मोर पोएटिक दैन विटसिथ, और डियोर्स लेमेंट एक लिखा गया जो कि विटसिथ की अपेक्षा ज़्यादा पोएटिक माना जाता है. फिर बैटल ऑफ द ब्रेननबोर, वो ओल्ड इंग्लिश पोएम ट्रांसलेटेड बाय टेनिसन. ठीक है, ये एक इंग्लिश पोएम है जो मॉडर्न एज में, जो विक्टोरियन एज में टेनिसन, ब्राउनिंग एंड मैथ्यू रिलेटेड टू विक्टोरियन एज, और उन्हीं के थ्रू ये ट्रांसलेटेड पोएम लिखी गई है मॉडर्न लैंग्वेज में. द सीफेरर, वंडरफुल पोएम्स रिटन इन मिडिल एज. I think Anglo-Saxon period seems to be into distinct parts. It translated by Ezra Pound in 124 lines. Ezra Pound कौन थे? Ezra Pound वही थे जिन्होंने T.S. Eliot को द वेस्ट लैंड के लिए एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि किस टाइप का, विच टाइप ऑफ पोएम विच इज़ रिटन बाय T.S. Eliot. ठीक है, वही एजरा पाउंड है और इन्होंने सी फेरर को लिखा है. इसलिए मैं रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि किसने किसका ट्रांसलेशन किया है. ठीक है, तो सी फेरर जो कि बुक है एंग्लो सैक्सन की, और वो ट्रांसलेट की गई है एजरा पाउंड के थ्रू. कितनी लाइन में, 124 लाइन्स में. द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड फॉल्स नेचुरली इंटू टू डिवीज़न में. ठीक है, पैगन एंड क्रिश्चियंस. अगर पूरा होल लिटरेचर देखा जाए मिडिल इंग्लिश का यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड का, तो हम ये पाते हैं कि जो लिटरेचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पैगन, दूसरा क्रिश्चियंस. लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, हीरोइक पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री. ठीक है, और जो हीरोइक पोइट्री है वो जर्मैनिक ट्राइब्स जो कि पैगन्स थे, बिकॉज दे डिडेंट बिलीव ऑन द क्रिश्चियनिटी. ठीक है, गॉड पे विश्वास नहीं करते थे, तो वो जर्मैनिक ट्राइब्स थे. कौन जर्मैनिक ट्राइब्स थे? वही एंग्लो सैक्सन्स और ज्यूट्स. ठीक है, वो सब जर्मैनिक ट्राइब्स थे जिनको बुलाया गया था ब्राइटन्स के थ्रू, और जो ब्राइटन्स जो रियल कंसीडर किए जाते हैं वहाँ के ट्राइब्स के, ब्रिटेन के, वो क्रिश्चियन थे. ठीक है, तो जब ब्राइटन्स ने उन लोगों को बुलाया जर्मैनिक ट्राइब्स को, तो जर्मैनिक ट्राइब्स कैसे थे? पैगन्स थे, और ब्राइटन्स कैसे थे? क्रिश्चियंस थे. ठीक है, तो
अब इन दोनों के थ्रू लिटरेचर स्टार्ट किया गया। तो बियोल्फ जो है वो हेरोइक क्वालिटी माना जाता है तो एपिक, बट यहाँ पे हेरोइक चीज़ों को ज़्यादा इंग्रेव करके दिखाया गया है, ठीक है। और ड्रीम ऑफ द रोड जो था वो बेस्ड था क्रिश्चियनिटी पे, ठीक है। तो जो ब्राइटन्स थे वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड, और ख़ास तौर पे जो जीसस क्राइस्ट का मार्क था क्रॉस का मार्क, उससे रिलेटेड ये पोएम वर्क लिखा करते थे, ठीक है। और ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे वो हेरोइक पोइट्री ही लिखते थे। Now we see what is Northumbrian literature. Northumbrian literature, the monks of this school labored chiefly in Northumbria, and to their influence we owe all that is the best in Anglo-Saxon literature. ठीक है, ये इसके लिए हम आज भी ओव हैं, मतलब आज भी हम इसके ऋणी हैं कि हमें नॉर्थम्बरियन लिटरेचर मिला, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थम्बरियन स्कूल। 3 ग्रेटेस्ट नेम्स हैं इसके, बीट, कैडमन, सेनोल्फ। ये बहुत फेमस राइटर हैं, इस टाइम के बहुत फेमस पोइट हैं। तो ये नॉर्थम्बरियन लिटरेचर के अंडर में आएंगे, बीट, कैडमन एंड सेनेफोल। बीट राइटर इज जनरली कॉल्ड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग, रोट ऑलमोस्ट इन लैटिन, ठीक है। ये ज़्यादातर लैटिन में लिखते थे और इनका जो वर्क था द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल, ठीक है। ये इनका फेमस वर्क है और इन्हें कहा क्या गया है द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। कैडमोन इज़ द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, ठीक है। जैसे मिल्टन फेमस है, इन द सेम वे कैडमोन को एंग्लो सैक्सन का मिल्टन कहा गया है। इज़ द फर्स्ट पोइट ऑफ एंग्लो सैक्सन्स होम वी कैन गिव अ डेफिनिट नेम एंड डेट। ये ऐसे पोइट थे जो सबसे पहले फर्स्ट पोइट हैं एंग्लो सैक्सन के जिनका नाम और उनका डेट डेफिनेट दिया जा सकता है। हिम्स इनकी पोएम है। Cinewolf, the Christ, Juliana, the Fates of the Apostles, written by him. The Dream of Road, the Descent into the Hell, which is also written by him. ठीक, और ये दोनों ही पोएम, ये सारी पोएम क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड थी और ये बहुत फेमस वर्क है इनका। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर रिवील्स 5 स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम 5 स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो इसमें से 3 सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है। और आप कर सकते हो कि क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड था और हीरोइक क्वालिटी थी, ये सब आप जानते ही हो। तो द लव ऑफ फ्रीडम, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कन्विक्शंस, ठीक है। ये 3 मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने 3 ही लिखी। इसमें जितना भी नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैंने इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखी, बहुत ज़्यादा मैंने कलेक्ट किया है, तब मैंने आपको नोट्स दिया है। Now we see the end of the Anglo-Saxon period. Norman attack on Harold Godwinson. Harold Godwinson उस समय का एंग्लो सैक्सन्स का किंग था, ठीक है। और नॉर्मन ने उस पर अटैक किया और कहा जाता है कि नॉर्मन जो है 7,000 सोल्जर्स के साथ 700 शिप के साथ आया था, ठीक है। और ये फ्रेंच बोलते थे और उन्होंने हेरोल्ड गॉडविंसन पे अटैक किया, एंग्लो सैक्सन्स पे अटैक किया। was the king of Anglo-Saxons. Harold Godwinson marched 200 miles in 6 days and caught the Viking army Normans. जो वाइकिंग आर्मी जो थे उनके थ्रू ये पकड़ा गया ऑफ गॉड एंड किल्ड इन द फील्ड ऑफ बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। सबसे फेमस जो बैटल है वो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है, 1066 में लड़ा गया था और इसी में ये मारा गया, ठीक है। तो विलियम वॉज क्राउंड किंग ऑफ इंग्लैंड, और विलियम जो था वो जो नॉर्मन था विलियम फर्स्ट के नाम से किंग ऑफ इंग्लैंड में क्राउंड किया गया। कब किया गया? December 25, 1066। विलियम फर्स्ट प्रूव्ड एन इफेक्टिव किंग ऑफ इंग्लैंड अपॉन द डेथ ऑफ विलियम फर्स्ट इन 1087, हिज सन विलियम सेकेंड द सेकेंड नॉर्मन किंग ऑफ इंग्लैंड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे बताया है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में आया हो, मेरी मेहनत दिख रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आई रिक्वेस्ट यू।